नमस्ते, मैं सी अक्षय धांडे आपके लिए एक नया वीडियो ले आया हूँ। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक शेयर की है। वो लिंक आपको ऊपर भी दिख रही होगी, वो जरूर देखें। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि तेल का महत्व जिन्हें समझा वो महासत्ता बने, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नए एनर्जी सोर्सेस अपनी जगह बनाने लगे। तेल के बाद गैस, रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर पावर अपना महत्व बढ़ाने लगे। यूएसए, रशिया, गल्फ कंट्रीज, इनके पास ऑयल एंड गैस रिजर्व अपने जरूरत से ज्यादा है। बट अगर मैं इंडिया, चाइना, जापान, इंग्लैंड की बात करूं तो उनके पास अपनी जरूरत से काफी कम ऑयल एंड गैस रिजर्व्स है। इसीलिए इन कंट्रीज को दूसरे कंट्रीज पे निर्भर रहना पड़ता है। अगर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी हमारे फॉरेन पॉलिसी पे निर्भर है। अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो हमारी फॉरेन पॉलिसी ये बताती है कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी कितनी मजबूत है। अगर आज के दिन में फूड सिक्योरिटी के बाद अगर हम कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं तो वो है एनर्जी सिक्योरिटी। तो चलो तो देखते हैं इस एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए हमने आज तक कौन से कदम लिए हैं और कौन से कदम हम ले रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि गैस इंपोर्ट करने के लिए हमने किस प्रोजेक्ट पे काम किया है, एशियन प्रीमियम क्या होता है और पेट्रोल और डीजल के प्राइस इंडिया में कैसे काम करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा भारत अपनी जरूरत का 80% तेल इंपोर्ट करता है। अब हम ये देखेंगे कि हम दूसरे देशों पे कितने निर्भर हैं और उससे उभर कर आने के लिए हमने क्या नीतियां अपनाई। ऑयल एंड गैस सेक्टर एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर है और वो अपने एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़ा है, तो इस पर गवर्नमेंट का पूरा इन्वॉल्वमेंट है। इस क्षेत्र को अच्छे से समझने के लिए हमें इसकी नीतियां गवर्नमेंट के दृष्टिकोण से समझनी होगी। ये बात है 1950 की, जब पाकिस्तान के युवा इंजीनियर मलिक आफ्ताब अहमद खान, इन्होंने एक आर्टिकल के जरिए पर्शियन पाइपलाइन की संकल्पना बताई। उसको कंसेप्चुअलाइज किया राजेंद्र के पचौरी ने और उसके बाद एक नए प्रोजेक्ट ने जन्म लिया। उसका नाम था ईरान पाकिस्तान नेचुरल गैस पाइपलाइन, जिसे पीस पाइपलाइन नाम से जाना जाता है। इसी पाइपलाइन को आगे इंडिया तक बढ़ाने का एग्रीमेंट इंडिया ने ईरान के साथ 1999 में किया और उसी के साथ उसका नाम बन गया ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन IPI। IPI की कुल लंबाई 2775 किलोमीटर्स है। उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 40 बिलियन क्यूबिक मीटर्स है। क्रूड ऑयल के मुकाबले नेचुरल गैस को वेसल से लाना बहुत मुश्किल होता है। इस काम को अंजाम देने के लिए इंडिया के पेट्रोलियम मिनिस्टर श्री मणिशंकर अय्यर ने फाइनेंशियल कंसल्टेंट के तौर पे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को नियुक्त किया। टेक्निकल एंड लीगल कंसल्टेंट के तौर पर गेल को नियुक्त किया। 2005 में इंडिया की नेचुरल गैस की डिमांड थी 150 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे और इंडिया का आउटपुट था 90 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे। यह डिमांड अगले 20 साल में यानी 2029-30 तक एक्सपेक्टेड है 746 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में काफी बाधाएं आई। NPT के रूल्स फॉलो न करने पर ईरान पर यूएसए ने सैंक्शंस लगाए। इंडिया हमेशा UN सैंक्शंस का पालन करता है, परंतु US सैंक्शंस का पालन करना हमें अनिवार्य नहीं है। 18 जुलाई 2005 में इंडिया और यूएसए के बीच एक सिविल न्यूक्लियर डील हुई, जिसे इंडो US सिविल न्यूक्लियर डील नाम से जाना जाता है। उसके तहत ये तय हुआ इंडिया अपने सिविल और मिलिट्री न्यूक्लियर फैसिलिटी अलग रखेगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अंडर सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटी आएगी। उसके बदले यूएसए हमें सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटी के लिए फुल कोऑपरेशन देगा। ये डील से इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी और स्ट्रांग हो गई। अब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑयल एंड गैस को एक अल्टरनेटिव मिल गया। न्यूक्लियर पावर यह ना कि सिर्फ कॉस्ट इफेक्टिव है, परंतु ये क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी है। 2008 में इंडिया का इंस्टॉल न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी थी 4120 मेगावाट और टारगेट था 2030-31 तक 63,000 मेगावाट कैपेसिटी होगी, परंतु मार्च 2018 तक सिर्फ 6,780 मेगावाट ही अचीव कर पाए। अभी भी IPI पाइपलाइन प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। उसी को एक अल्टरनेटिव तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, जिसे तापी नाम से जाना जाता है, इसमें इंडिया ने सहभाग लिया। यह पाइपलाइन की कंस्ट्रक्शन की शुरुआत 2015 में हुई और अनुमान है कि 7 साल में ये कंप्लीट हो।
गैस की डिमांड दिन ब दिन बढ़ रही है। गवर्नमेंट का ये टारगेट है 2030 तक नेचुरल गैस का शेयर पूरे एनर्जी सेक्टर का 15% होगा। उसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी स्टेप्स ले रही है, जैसे कि CGD, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, इंडियन गैस एक्सचेंज। ऑयल एंड गैस के प्राइसेस का इकोनॉमिक्स बाकी इंडस्ट्री से अलग होता है। इसमें जियोपॉलिटिक्स की काफ़ी मात्रा में इन्वॉल्वमेंट होती है, अपार्ट फ्रॉम डिमांड एंड सप्लाई। चलो तो देखते हैं एशियन प्रीमियम क्या होता है। ये बात है सितंबर 2004 की। श्री मणिशंकर अय्यर ने ओपेक मीटिंग में ये मुद्दा उठाया। जिस दाम पे ओपेक कंट्रीज इंडिया को क्रूड बेचती है वो वेस्टर्न कंट्रीज से ज्यादा है, उसे बोलते हैं एशियन प्रीमियम। तब एशियन प्रीमियम का रेट था $6 पर बैरल। ओपेक कंट्रीज अपने प्रोडक्शन का 2/3 पार्ट एशियन कंट्रीज को बेचता है और एशियन डिस्काउंट देने की वजह एशियन प्रीमियम चार्ज करता है। इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स ऑफ जापान के प्रोफेसर योशोकी ओगवा, उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में बताया, एशियन प्रीमियम के वजह से एशियन कंट्रीज मिडल ईस्ट को $5 बिलियन से $10 बिलियन सालाना ज्यादा देता है। एशियन प्रीमियम इशू ऑफिशियली कहीं भी डॉक्यूमेंट नहीं हुआ। ओपेक कंट्रीज ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। श्री मणिशंकर अय्यर के बाद श्री देवरा पेट्रोलियम मिनिस्टर बने। तब मार्च 2010 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह सऊदी अरेबिया विजिट पे गए। तब इन देवरा ने सऊदी अरेबिया के किंग सऊद से एशियन प्रीमियम इशू के बारे में बताया। सऊद ने कहा, देयर हैड बीन नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी एशियन कंट्रीज एंड दे डिड नॉट हैव एनी पॉलिसी टू चार्ज एशियन प्रीमियम। 3 जून 2015 में ऑयल मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओपेक सेमिनार में इशू रेज किया। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया शुड रिसीव एशियन डिविडेंड रादर देन पेइंग एशियन प्रीमियम व्हाइल मेकिंग बल्क परचेस ऑफ क्रूड। इंडियन रिफाइनर्स के मुताबिक अगर क्रूड ऑयल इसी दाम पर हमें मिले जो वेस्टर्न कंट्रीज को मिलता है तो हमारा ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन GRM $2 प्रति बैरल बढ़ेगा। अब हम देखते हैं हाउ पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस वर्क्स इन इंडिया। पेट्रोल एंड डीजल के दाम पूरे इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसका असर सीधा आम आदमी के अर्थ संकल्प पर होता है। ये बात है सन 2005 की, जब पेट्रोल एंड डीजल के दाम सरकार तय करती थी। तब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गया। 2005 के शुरुआत में क्रूड ऑयल की प्राइस थे $48 प्रति बैरल और 2008 तक वो पहुंच गए $164 प्रति बैरल। पर सरकार उसके मुकाबले पेट्रोल एंड डीजल के दाम बढ़ा नहीं रही थी। अब ऑयल मार्केटिंग कंपनी का एस्टिमेटेड लॉस 73,500 करोड़ तक पहुंच रहा था। अब प्राइस बढ़ाने के अलावा सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं था। इस पर सॉल्यूशन निकालने के लिए सरकार ने रंगाराजन कमेटी को नियुक्त किया। कमेटी ने सुझाव दिया, पेट्रोल की प्राइस ₹10 और डीजल की प्राइस ₹9 प्रति लीटर और कुकिंग गैस ₹75 प्रति सिलेंडर बढ़ाया जाए। पेट्रोल और डीजल के प्राइस को डीरेगुलेट करना ही एक सॉल्यूशन है, ऐसा सुझाव डॉक्टर किरीट पारिक कमेटी ने दिया, जो प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे। आखिरकार 25 जून 2010 में कैबिनेट ने यह प्रस्ताव मंजूर किया और पेट्रोल एंड डीजल के प्राइस डीरेगुलेट हुए। पर उसमें गवर्नमेंट ने एक क्लॉज डाला, इन केस ऑफ हाई राइज एंड वोलेटिलिटी इन इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस, गवर्नमेंट विल सुटेबली इंटरवेन इन द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। इससे ये क्लियर हो गया, प्राइस कंट्रोल अभी भी गवर्नमेंट के हाथ में है। तब मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम थे मुरली देवरा। उसके बाद भी प्राइसिंग का इशू पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ। 17 जनवरी 2013 में ऑयल मिनिस्टर वीरप्पा मोइली ने OMC को राहत देने वाला फैसला लिया। आप 50 पैसे प्रति लीटर फोर्टनाइटली बढ़ा सकते हो, जब तक वो मार्केट प्राइस से मैच नहीं हो जाता। अब यह काफ़ी ब्रेव डिसीजन था। इसी टाइम पेट्रोलियम सेक्रेटरी GC चतुर्वेदी, उन्होंने अपने बयान में ये कहा, ऑयल कंपनीज हैव बीन ऑथराइज्ड टू रेज डीजल प्राइसेस इन स्मॉल अमाउंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आई विल नॉट कॉल इट डीरेगुलेशन। उसके बाद क्रूड ऑयल प्राइसेस में गिरावट आना शुरू हुआ और ऑयल कंपनीज को थोड़ी राहत मिली। उसके बाद एक बड़ा फैसला हुआ। द कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स chaired by Prime Minister Narendra Modi on 18th October 2014 announced complete diesel price deregulation. Now petrol and diesel prices in India linked to international prices. अब देखते हैं इंडिया में पेट्रोल और डीजल पर क्या टैक्सेस है। जैसे आप देख रहे हैं, ये डेटा है 6 मई 2020 का दिल्ली। पेट्रोल और डीजल पे इंडिया में 2 इनडायरेक्ट टैक्स लेवी होते हैं, एक है एक्साइज और एक है वैट।
एक्साइज है सेंट्रल लेवी करता है और वैट है स्टेट लेवी करता है। एक्साइज जो कि पूरे इंडिया में एक ही होता है और वैट स्टेट बाय स्टेट वेरी करता है। जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में वैट है 30%। पेट्रोल और डीजल पे अगर हम परसेंटेज की तौर पे बात करें तो 226% पेट्रोल और डीजल पे सिर्फ टैक्सेस होते हैं। जनरली ये टैक्सेस का परसेंटेज 100% होता है, पर लास्ट 2 महीने में क्रूड के दाम काफी मात्रा में गिरे और कोविड महामारी की वजह से गवर्नमेंट की बाकी आमदनी कम हो गई, इसीलिए प्रोपोर्शन एकदम से बढ़ गया। अगर हम बाकी कंट्री में बात करें तो जर्मनी में 65%, इटली में 65%, यूके में 62%, जापान में 45% और यूएसए में 20%। अगर हम इंडिया के इनकम टैक्स की बात करें तो इंडिया में सिर्फ 4% लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। इसके वजह से हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस पे लोड आता है। इतना भारी टैक्स लगाने के बाद भी इंडिया का टैक्स टू जीडीपी रेशियो सिर्फ 10% है। अगर हम उसको यूएसए से कंपेयर करें तो यूएसए का टैक्स टू जीडीपी रेशियो है 24%। अब मैं यही रुकता हूँ, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ एनर्जी इन इंडिया पे और चर्चा करेंगे। तब तक आप ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।